हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, किन सिचुएशंस में वो बनाए, किस तरीके से हम शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। क्या कंडीशंस होंगी, या तो AD और AS इक्वल हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं, चेक कर सकते हैं जब हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तब भी हम कह सकते हैं हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में खड़े। लेकिन अगर हम किसी वजह से इक्विलिब्रियम से थोड़ा दूर है, यानी AD और AS बैलेंस्ड नहीं है, AD ज़्यादा है AS कम है, तो इस सिचुएशन को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकते हैं। अगर AS ज़्यादा है AD कम है, इस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वापस कैसे इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई आइकन पे मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम हमने एक पॉइंट पे फाइंड आउट कर लिया, क्या ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर सकता है। तो आज का टॉपिक है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में हमारा इक्विलिब्रियम जो फिलहाल इस पॉइंट पे है, ये मूव कर सकता है, बिल्कुल मूव कर सकता है। कैसे मूव करेगा? अगर हमें पता है कि जो AS है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी AD को। इसका रीज़न भी हमने समझा था। जो हमारा AS है, हमारे मॉडल का बेसिक अजम्पशन है कि हम एक्सेस कैपेसिटी में, यानी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जैसे ही हमारा AD बढ़ेगा, हमारे सप्लायर्स चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ये अजम्पशन इसीलिए है क्योंकि ये जो भी इक्विलिब्रियम के मॉडल्स आप लोग स्टडी कर रहे हो, ये दिए हैं कीन्स ने। और कीन्स ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में उनकी थ्योरीज पॉपुलर हुई थी, जब रिसोर्सेज बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। तो यानी कि अगर किसी तरीके से डिमांड बढ़ जाती, डिमांड क्या कर जाती, राइज कर जाती, तो जो प्रोड्यूसर थे वो और लोगों को एम्प्लॉय करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। मतलब एक एक्सेस कैपेसिटी का सिचुएशन था, रिसोर्सेज अनयूज्ड पड़े हुए थे, सप्लाई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ाई जा सकती थी। तो हमें प्रॉब्लम क्या थी, यानी कि हमारी जो AS है वो रिस्पॉन्ड किसको करेगी, AD को। अब बात ये है कि AD में बदलाव कैसे आएगा। AD किस चीज़ से बनी है, C+I से। यानी अगर हमारे इकोनॉमी में किसी तरीके से कंजम्पशन बढ़ जाए या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो हमारा AD क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। किसी तरीके से कंजम्पशन घट जाए, इन्वेस्टमेंट घट जाए, तो हमारा AD डिक्रीज कर जाएगा। आया ना? अब देखो, खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो, उस टाइम में लेकर जाकर खड़ा करो जहाँ पर आपकी इकोनॉमी क्या है, एक्सेस कैपेसिटी में है, और आपका ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। गिवन जो भी AD है, जो भी डिमांड हो रही है, और उसको इस सप्लाई से क्या किया जा रहा है, रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ना हुआ क्या, लोग क्या चाहते थे कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो, इंक्रीज हो, क्योंकि इकोनॉमीज इतने रिसेशन में थी, इतना स्लो डाउन चल रहा था कि जो एग्रीगेट डिमांड था वो ज़्यादा नहीं था। लोग ज़्यादा चीज़ें मांग ही नहीं रहे थे, ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या था, बहुत ज़्यादा था, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई थी। जब प्राइसेस हाई होंगे तो लोग चीज़ ज़्यादा मांगेंगे, कम मांगेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण कंजम्पशन बहुत कम थी। तो AD को बढ़ाने की ज़रूरत थी देश में, ताकि अगर AD बढ़ेगा तभी तो सप्लायर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तभी तो सप्लायर्स लोगों से काम लेकर उनको क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसकी वजह से पैसा जाएगा, जिसकी वजह से अगेन क्या करेंगे, लोग खर्चा करेंगे एंड इकोनॉमी में बेनिफिट होगा। नाउ द थिंग इज कि करा कैसे जाए, लोग अपना कंजम्पशन बढ़ा ही नहीं रहे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा। तो केन्स नाम का जो हमारा इकोनॉमिस्ट है, उसने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए और को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगी तो हमारा जो AD है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर AD बढ़ेगा तो हमारा AS क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा।
हायर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, हाँ या ना। अगर एयर ज़्यादा होगा तो यानी कि सप्लाई ज़्यादा करनी है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोगों के पास क्या जाएगी, इनकम जाएगी। इनकम अगर लोगों के पास जाइए तो वो क्या करेंगे, खर्चा भी करेंगे। बोलो किसको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, हौच पौच नहीं हुआ है, एक सिंपल सी कहानी। ये मॉडल्स कैसे बने, हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये डिटेल्ड वीडियोस हैं, ये चीज़ें जब हम लाइव लेक्चर में करते हैं हम इन्हें बहुत शॉर्ट करके एक सिंपल कि बुक में ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इस तरीके से समझते हैं। लेकिन वीडियो में चीज़ों की डिटेल्स को समझने की कोशिश करो कि मॉडल्स बन कैसे रहे। मॉडल सिंपली इस तरीके से बना है कि ज़रूरत महसूस हुई कि एडी को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। अब एडी बढ़ कैसे सकता है, या तो सी बढ़े या फिर आई बढ़े। सी बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए कीन्स ने बोला भाई आई बढ़ा दो, गवर्नमेंट को बोला यार तुम लोग कर दो ना पैसा इन्वेस्ट, क्योंकि अगर तुम लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एडी अप जाएगा, सप्लायर्स अपनी सप्लाई को अप करेंगे। जब सप्लायर्स अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर से कंजम्पशन बढ़ेगा। बोलो किसको बात बिल्कुल ही समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो एडी को अप करने के लिए क्या बोला गया कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसे क्या करो, अप कर दो। ये जब अप होगा तो एडी में सी प्लस आई होता है, जो भी आई में चेंज आया वो एडी की वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो हमारा एडी क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। इतनी बात सबको बिल्कुल समझ में आ रही है, या ना। तो हमारा क्या हुआ, अब हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारा ये जो नया एडी आ गया, पुराने एडी और नए एडी पे इनकम कितनी है एंड क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट का हमारी इनकम पे। क्या कहना चाहते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखो अभी समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, रुको कलर चेंज कर ले। ये हमारे पास क्या है, हमारा पुराना ये क्या है हमारे पास, हमारी इनकम इक्विलिब्रियम लेवल की, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो भी एडीएस कुछ भी है यहाँ पर हमारा वो इक्विलिब्रियम लेवल पे कितना है। देन हमारे पास चेंज आ गया, हाँ या ना। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। पहले एडी यहाँ पे था, फिर नए वाला एडी क्या पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। पहले इनकम यहाँ पे थी, फिर नई वाली इनकम कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब एडी में ये जो चेंज आया है किसकी वजह से आया, आप बता सकते हो, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से, आया ना। क्या नोटिस कर रहे, एडी में इतना चेंज आया, मान लेते 1 पॉइंट का, यहाँ पर इनकम में जो चेंज आया है वो है 1.5 पॉइंट का। क्या कहना चाहते हो, 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट मतलब क्या है इस बात का, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट में एक स्मॉल चेंज है एंड कंपैरेटिवली हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा चेंज कर। ऐसा कैसे हो सकता है, जितना इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि अगर मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला, 1 लाख रुपए खर्चा किया, तो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। इसको इन्वेस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खर्चा ये सोच के किया कि मैं इससे पैसे कमाऊंगी। जब भी हम खर्चा ये सोच के करेंगे कि इससे हम पैसे कमाना चाहते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए खर्चा किया। जब मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट की तो वो किसी ना किसी के लिए तो इनकम बन गई, हाँ या ना। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि मैंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया, इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट में मैंने 1 लाख रुपए का इंक्रीज लाया, वो किसी ना किसी की क्या बन गई, 1 लाख रुपए की इनकम बन गई, हाँ या ना। तो क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंज आ रहा है वो इनकम के चेंज के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारा डायग्राम क्या बोल रहा है, डायग्राम बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में तो 1 लाख का चेंज आएगा, लेकिन जो इनकम है उसमें 1 लाख का नहीं, उसमें 4 लाख का चेंज आएगा। ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो बात ही नहीं समझ में नहीं आई। समझ लेते हैं, देखो कैसे काम कर रही हैं चीज़ें। हमने क्या किया, 1 लाख रुपीस क्या किया, इन्वेस्ट किया, हाँ या ना। वो किसी की क्या बन गई, इनकम बन गई। अब जिसके पास भी 1 लाख रुपए की कमाई हुई है वो उस इनकम को क्या करने के लिए यूज़ करेगा, या तो कंजम्पशन के लिए या सेविंग के लिए,
हाँ या ना, सी एंड एस। मान लेते हैं कि उसने 50,000 क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, 50,000 क्या कर दिए, सेव कर लिए। अभी जो कंजम्पशन हुई है यानी कि खर्चा हुआ है, उसने क्या किया, कपड़े खरीद लिए, घर के लिए टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, ऐसी चीज़ों पे खर्चा करेगा इंसान। जो भी उसने टीवी खरीदने पे, फ्रिज खरीदने पे, एक्सेट्रा पे खर्चा किया, वो किसी के लिए इनकम हुई कि नहीं? यानी कि 50,000 रुपये जो कंजम्पशन है ये फिर से क्या बन जाएंगे, इनकम बन जाएंगे। जिसकी भी इनकम बनी है वो भी फिर से क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ खर्चा, कुछ ना कुछ सेव। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? अभी जो खर्चा इसने किया वो किसी और की इनकम बन गई। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो 1 ही लाख का हुआ था, लेकिन इनकम अभी तक कितने का हो चुका है, 1,75,000। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? यही तो हमारा मॉडल समझा है कि यार देखो, जब भी तुम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज लाओगे ना, इनकम मल्टीपल टाइम्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए हमारी बुक हमें टॉपिक का नाम क्या दे रही है कि देखो इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हो आप, कि जब भी आप कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट इनिशियल क्या करोगे, नेक्स्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपकी इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ या ना? ग्राफिकली भी चीज़ समझ में आ गई, समझ में भी आ गया कि इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। हाँ या ना? कैसे चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बोलो किसको इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? अगर ये बात हमें क्लियर है तो हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि अगर मुझे पता लग गया कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका कई गुना अफेक्ट पड़ेगा मेरी इनकम पे, तो वो कई गुना कितना होगा ये भी तो पता करना पड़ेगा। यानी कि मैंने बोल दिया कि ये 1 लाख है, जो इनकम है वो 4 लाख बन गई, तो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अभी जो 4 गुना हुआ है ये 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 6 गुना होगा, 7 गुना होगा। इकोनॉमी के अंदर ये कैसे पता करोगे? उसके लिए हमें पता करना पड़ेगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो हमें बता दे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाली है, कितनी बार मल्टीप्लाई होके एक इनकम का चेंज क्रिएट होने। बोलो बात समझ में आ गई? क्या पढ़ रहे हैं? हाँ या ना? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको के का सिंबल दिया जाएगा, क्या बोल रहे हैं हमसे कि जो J.M. कीन्स है उनका मानना था कि अगर आप कुछ भी इंक्रीज करोगे इन्वेस्टमेंट में, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट सेक्टर करे, कोई भी करे, अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया तो इट वुड लीड टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम मोर देन दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुकिश भाषा में वही बात लिखी हुई है जो हम कर आए हैं। क्या बोला है कि जब भी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी चेंज आएगा उससे कई गुना ज़्यादा चेंज आ जाएगा, किसमें? इनकम में। बोलो किसको बात समझ में आए? उस चेंज की वैल्यू को जब हम पता करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लायर की। कैसे फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला बना दिया? हाँ या ना? K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y ओवर चेंज इन I। नाउ द थिंग इज कि हम ये समझते हैं कि यहाँ पे y को न्यूमरेटर में और I के चेंज को डिनोमिनेटर में क्यों रखा गया। सिंपल सा रीज़न है, याद करो जब आप पढ़कर आए हो चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, MPC। हाँ या ना? यहाँ पे इनकम क्या था? डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्यों लिखा? यहीं से समझ लो चीज़ों को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कंजम्पशन पे कितना अफेक्ट पड़ेगा इनकम का। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो इनकम पे कितना अफेक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। यानी कि डिनोमिनेटर में किस चीज़ को डाला गया? डिनोमिनेटर में डाला गया कौन सी चीज़ अफेक्ट डाल रही है। जिस चीज़ पे अफेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ क्या है? न्यूमरेटर में। बोलो किसको बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? यहाँ पे कई चेंज इन y अपॉन चेंज इन C लिख दो या चेंज इन I अपॉन चेंज इन Y लिख दो, नहीं करोगे ये चीज़। ये हम क्यों कर देते हैं पेपर में? अक्सर ये चीज़ हम उल्टे लिखाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता चीज़ बन कैसे रही है। यहाँ पर आप इस चीज़ का अफेक्ट देख रहे हो ना, जिस चीज़ अफेक्ट कॉज कर रही है, जो चीज़ इन्वेस्टमेंट अफेक्ट कॉज कर रहा है वो डिनोमिनेटर में है, अफेक्ट जिस चीज़ पे पड़ रहा है वो न्यूमरेटर में है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जब आप चेंज इन y को चेंज इन I से
डिवाइड कर दे रहे हो तो आप चेक कर रहे हो कि जो आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट का चेंज वाई में कितने रुपए का चेंज लेकर आता है। यानी कि अगर वही एग्जाम्पल ले कि मेरे पास 4 लाख का इनकम में चेंज आया, इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का चेंज आने की वजह से, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4/1, जीरोस के साथ जीरो सारी कैंसिल हो गई। इस चीज़ का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है कि जब मैं 1 रुपया इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो 4 रुपए में बदल जाता है। जब मैं 1 रुपए इन्वेस्टमेंट डालती हूँ तो पूरी इकोनॉमी के अंदर 4 रुपए की इनकम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ गया? ओके। और हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर को लिखने के अलग अलग बुक फॉर्मूला देते, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। सिंपल सी बात क्या की गई है, रिलेशन समझो। ये चीज़ तो अपन को क्लियर है, हाँ या ना? ये चीज़ कैसे बन रही है, ये चीज़ हमें बोल रही है के का एक डायरेक्ट रिलेशन है एमपीसी के साथ, के का एक इनवर्स रिलेशन है एमपीएस के साथ। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है जब दो चीज़ें साथ में बढ़ती हैं, साथ में घटती हैं। इनवर्स होता है जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घटती है, एक चीज़ घटती है दूसरी बढ़ती है। बोलो, इतनी बात सबको समझ आ गई? डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या बोल रहे हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितना एमपीसी ज़्यादा होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी अगर एमपीएस ज़्यादा होगा। इस बात का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, अगर आप इकोनॉमी में एमपीसी हायर है मतलब इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कंजम्पशन में चेंज हो रहा है। एमपीसी क्या होता है? यही होता है ना, ये हमें क्या बताता है कि इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो अगर एमपीसी हायर है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो न्यूमरेटर लार्जर होगा, कंजम्पशन में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा। अगर कंजम्पशन में ज़्यादा चेंज आ रहा है मतलब आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो इस इकोनॉमी में, सेव कम कर रहे हो। जब भी आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो किसी और के लिए ज़्यादा इनकम क्रिएट होने के चांसेस हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो किसी और के लिए इनकम कम क्रिएट होगी। सिंपल बात ना, अगर आप देखो 5 रुपए का खर्चा कर रहे हो, 5 रुपए का कंजम्पशन कर रहे हो तो इनकम कितने की बनी? 5 की। 50 रुपए का कंजम्पशन कर रहे हो तो इनकम कितने की बनी? 50 की। इसीलिए एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, ज़्यादा कंज्यूम करोगे ज़्यादा बार इनकम मल्टीप्लाई होगी। ओके। एमपीएस के साथ ऑपोजिट रिलेशन है, अगर आप ज़्यादा सेव करोगे तो इनकम ज़्यादा जेनरेट नहीं होगी, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल आएगी जब हमारा एमपीएस लार्ज है। इतनी बात सबको क्लियर है डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन की। अब बात है ये फॉर्मूला कैसे बनाया। फॉर्मूला इसी से बनाया। कैसे बनाया? यहाँ पे हमारे पास चेंज इन वाई, चेंज इन आई गिवन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, चेंज इन वाई अपॉन जो चेंज इन आई है, मुझे पता है वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। कैसे होता है देखो, ये भी समझ लेते हैं अपन जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लेंगे लेक्चर। हमें पता है ए डी इज इक्वल्स टू ए एस होता है इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। ए डी को मैं सी प्लस आई लिख सकती हूँ, ए एस को मैं वाई लिख सकती हूँ, हाँ या ना? अगर पिछले लेक्चर्स हम लोग लगा रहे साथ में तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये वाली चीज़ बन गई यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं डेल्टा वाई की बात करूँ तो वो भी डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? डेल्टा आई की। यहाँ से फाइंड कर लूँ, डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहाँ पर पुट कर दूँ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब मैं क्या कर रही हूँ? डिवाइड बोथ बाय डेल्टा वाई, यानी कि बोथ से मेरा मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सेम चीज़ डिवाइड, सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपस में कैंसिल ही हो जाती है, तो उससे अपने को कोई भी दिक्कत, कोई भी चेंज नहीं आता यहाँ पे। डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई। वाई के साथ वाई कैंसिल हो गया, 1 बच गया। वाई के साथ वाई कैंसिल हो गया, 1 बच गया। मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये किसके इक्वल होता है?
1/1 माइनस MPC, आया ना। एक रिलेशन मुझे और भी पता है, 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस MPS। यहाँ से MPS की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस MPC। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, यानी कि 1/MPS। ये भी आ गया और ये भी आ गया। बोलो किसको बात समझ में। मल्टीप्लायर की वैल्यू हम इन तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना। ये चीज़ें यूज़ होंगी जब हम न्यूमेरिकल्स निकाल के देखेंगे। जिनके लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद भी। आज से ही शुरू करो, आज का ही लाइव लेक्चर ज्वाइन करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल साथ साथ में सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा, लास्टली हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को क्विकली रैप अप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करके जो सारे टॉपिक को क्या करेगा, एक साथ खा लेगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको कोई ये समझाने को बोल दे तो आप क्या समझाओगे कि यार देखो, सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट किस में बदलता है, इनकम में बदल जाता है सारा का सारा। इनकम का लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, सेव भी कर सकते हैं कुछ बात, ठीक है। जो भी कंजम्पशन हुआ वो किसी के लिए क्या बन जाती है, इनकम। अगेन इनकम का क्या होता है, कुछ पार्ट सेव हो जाता है, बाकी पार्ट कंज्यूम हो जाता है। जो कंज्यूम हुआ है वो फिर से किसी की क्या बन जाती है, इनकम। फिर से क्या होता है, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जितना इंक्रीज हुआ है उससे कहीं गुना ज़्यादा इनकम इंक्रीज कर जाए, आया ना। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होने का कॉन्सेप्ट, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होने का मैकेनिज्म, जहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देगी हमारी इनकम को। ये हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि कितना मल्टीप्लाई होगा, के इज इक्वल्स टू y में कितना चेंज आ रहा है ओवर i में कितना। i इम्पैक्ट डाल रहा है इसीलिए डिनोमिनेटर में, y पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसलिए न्यूमरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ के मल्टीप्लायर। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्सट्रीम सिचुएशंस चाहिए, हाँ या ना। यानी कि अगर हम MPC को देखें तो या तो MPC में क्या हो, सारे का सारा कंजम्पशन ही हो, यानी कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, इसमें जितनी भी इनकम में चेंज आ रहा है सारे का सारा चेंज हम क्या यूज़ कर ले, कंजम्पशन में यूज़ कर ले। यानी कि अगर 100 रुपये का चेंज आया है, इसमें भी 100 ही रुपये का चेंज लिया है, कितनी वैल्यू आई, 1 MPC की। और MPC की एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, जब आप कंजम्पशन कुछ भी चेंज ना लेकर आओ, सारे का सारा जो इनकम में चेंज आया वो सेव कर लो। यानी कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन C ओवर चेंज इन Y में 0/100 इज इक्वल्स टू 0। नाउ हमें MPC फाइंड आउट करने को नहीं बोला है, K की लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू पूछा है। हमें पता है K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ दोनों, क्योंकि एक्सट्रीम केसेस है हमारे MPC के, तो एक्सट्रीम केसेस में हम पता कर लेते हैं कि मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा, तो वो मल्टीप्लायर के एक्सट्रीम केसेस होंगे। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1, K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पुट करके देखते हैं। K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0, K इज इक्वल्स टू 1/1। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। बोलो किसको बात बिल्कुल ही क्लियर हो रही है। यानी कि हमारे पास K की ये क्या आ गई, एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई। यहाँ पर हमने MPC की क्या की, हाईएस्ट वैल्यू पुट की है, तो K की हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि MPC और K डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर MPC बढ़ रहा है, कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो K भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो हाईएस्ट वैल्यू गिव्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ K, लोएस्ट वैल्यू विल गिव लोएस्ट वैल्यू ऑफ K, जो कि कितनी आ गई हमारे पास, 1। इतनी बात सबको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल सी बात है, K है, ये फॉरवर्ड एक्शन है, ये बैकवर्ड एक्शन है। हाँ मतलब समझ नहीं आया, K क्या है। K हमें यही बता रहा है ना
कि इनकम में कितना चेंज आएगा व्हेन हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज कर रहा है, हाँ या ना, कितने टाइम्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी नई इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम में चेंज लाने के लिए। तो अगर तो चेंज क्या है, अच्छा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और हमारी इनकम भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, तो उसे बोल देंगे फॉरवर्ड एक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट घट जाए ना तो इनकम मल्टीपल टाइम्स घटेगी, उसे क्या बोल देंगे, बैकवर्ड एक्शन। बोलो किसको, सिंपल सी बात है, तो नाम से ही पता चल रहा है। बैकवर्ड में क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट घटेगी, चेंज जो आएगा वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा के भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इनकम में इम्पैक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और हमारा अगर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया है तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, इनकम क्या आएगी, मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। यही था कुल मिला के इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यही टॉपिक था जहाँ पे हमने सबसे पहले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई किया, फिर देखा कि क्या क्या केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जब हम इक्विलिब्रियम पे नहीं हैं, एंड हम उन सिचुएशंस को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। देन आज के लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से जब भी हम शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी एडी को बेटर की तरफ, तो हम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं और हमारी इनकम मल्टीपल इफेक्ट शो कर। और हमने मल्टीप्लायर का रिलेशन भी समझा MPS और MPC के साथ। लास्टली कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। होपफुली बिल्कुल हमें समझ आ गया होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि अभी अनक्लियर है या आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो एंड उसका डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो एंड वील रिप्लाई। मिलते हैं जल्दी। हैव अ गुड डे।